हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा मैं अभी तक आपको बता रहा था तिर्यक प्रक्षेप गति यानी प्रक्षेप गति के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो प्रक्षेप गति होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें मैंने पहला टाइप्स आपको बताया था तिर्यक प्रक्षेप गति। उसके बाद में सेकंड टाइप में बेटा क्षैतिज प्रक्षेप गति। यानी क्षैतिज प्रक्षेप गति क्या होती है, यानी किसी भी वस्तु को पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर, किसी भी वस्तु को पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु की इस प्रकार की गति तिर्यक प्रक्षेप गति कहलाती है। कैसे कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी सतह है, ये क्या बेटा पृथ्वी की सतह है और ये कोई बिल्डिंग है, इमारत है, ठीक है, ये कोई इमारत है, बिल्डिंग है, क्लियर। इस बिल्डिंग की ऊंचाई h है और ये क्या है, मीनार, ये कोई मीनार है। अब इस मीनार के टॉप से यानी टॉप बिंदु से और क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से किसी कण को प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु की इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, तिर्यक प्रक्षेप क्षैतिज प्रक्षेप गति कहलाती। यानी क्षैतिज दिशा में अपन प्रक्षेपित कर रहे हैं वस्तु को कुछ ऊंचाई से तो बेटा ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज प्रक्षेप गति कहलाएगी। क्लियर। जैसे एग्जांपल क्या है कि किसी हवाई जहाज से गिराए गए पैकेट की गति अथवा धनुष से छोड़े गए तीर की गति, यानी धनुष से छोड़े गए तीर की गति अथवा किसी हवाई जहाज से गिराई गई पैकेट की गति, दोनों क्षैतिज प्रक्षेप गति के क्या है, एग्जाम्पल्स है। आगे बात करते हैं अपन। तो बेटा जिस मैं कह रहा हूं कि यहां से अपन ने इसे प्रक्षेपित किया और ये यहां पर आके गिरा तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी यह क्या कहलाएगी, परास, यानी ये क्या होगी, परास हो चुकी है। क्लियर बेटा। तो ये क्या है, परास है। अब जिस बिंदु से इसे फेंका है और गंतव्य बिंदु पर आके पहुंचा है तो इसकी परास, ये तो हमने मालूम कर लिया कि इसकी परास ज्ञात करनी है, प्लस इसको यहां से और यहां तक आने में कितना समय लगा, यानी उड्डयन काल का मान भी अपन को ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं इसके घटकों के लिए बात करता हूं। यदि मैं क्षैतिज घटक के लिए बात करूं, यानी इसके क्षैतिज घटक कौन कौन से होंगे, तो क्षैतिज घटकों के लिए बात करूं तो बेटा इसका जो प्रारंभिक वेग है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू, क्योंकि मैंने इसे यू वेग से प्रक्षेपित किया है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू। और मैं कहूँगा त्वरण, यानी क्षैतिज दिशा में इसका त्वरण क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने इसे एक समान वेग से मैंने फेंका है। यदि मैं ऊर्ध्वाधर घटक के लिए बात करूं, ऊर्ध्वाधर घटक क्या क्या होंगे इसके, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में u बाई इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे फेंका है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा और इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, प्लस के जी। मैं वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहा हूं तो जब भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण सदैव धनात्मक होता है और वो क्या होता है, जी होता है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या ज्ञात करने वाला हूँ, सबसे नंबर 1 पर मैं ज्ञात करने वाला हूँ उड्डयन काल। तो नंबर 1 पर अपन निकालेंगे उड्डयन काल। यानी इसका उड्डयन काल क्या होगा, तो उड्डयन काल को ज्ञात करते हैं कि उसका उड्डयन काल क्या होगा। तो उड्डयन काल यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से क्या होता बेटा, S इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए बात करते हैं इसलिए एस बाई, ये यू बाई और ये ए बाई। क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि एस बाई का मान, तो देखो एस बाई इक्वल टू, तो कितनी ऊंचाई, एच ऊंचाई है। अच्छा यू बाई, तो इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है, 0, और इसका त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या माना मैंने, प्लस जी। इन बातों को अपन इसमें रख देंगे।
तो इन बातों को रखने के बाद क्या आएगा आपके पास, एच, एस वाई की जगह एच रख दिया, इक्वल टू यू वाई की जगह क्या रख दो, 0 में टी, और प्लस में हाफ ए वाई की जगह क्या रख दो, जी और टी स्क्वायर। ये तो 0 बन गया। दो को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर। या आपके पास t इक्वल टू क्या आ गया, 2h अपॉन में g, और ये अंडर रूट आपके पास में आ जाएगा। तो कुल मिला के उड्डयन काल आपके पास क्या आ गया, t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, जहाँ h क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी जिस ऊंचाई से वस्तु को प्रक्षेपित किया गया है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर बेटा। तो उड्डयन काल आपके पास आया t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन में जी। अब मैं एक स्पेशल केस के लिए बात करता हूँ, एक स्पेशल कंडीशन के लिए, कि यदि मैं कह रहा हूँ वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक, यदि वस्तु को मैं स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराया जाए, यानी वस्तु को इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक और नीचे की ओर गिराया जाए, तब इसका उड्डयन काल क्या होगा इस स्थिति में। तो यदि वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराया जाए, यदि वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए तो समय, यानी पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s की जगह क्या आ जाएगा, h, ये प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 में t प्लस में हाफ गुरुत्वीय त्वरण g और टी स्क्वायर। क्लियर। तो इस जगह से भी t इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, t इक्वल टू आया आपके पास में 2h अपॉन में g, और ये अंडर रूट में, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, समान होगा। यानी चाहे वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाए या उसे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाए, यानी दोनों ही स्थितियों में जो पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय वो क्या आएगा, दोनों का समान आएगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि यदि दोनों वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज दिशा में फेंका जाए या स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराया जाए, तो दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय का मान क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बात निकलती है कि यदि दो वस्तु हैं और दोनों वस्तुओं को विभिन्न वेगों से यदि प्रक्षेपित किया जाए क्षैतिज दिशा में, तो वो पृथ्वी तक पहुंचने में समान समय लेंगी। क्यों लेंगी दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में समान समय, क्योंकि जो बेटा उड्डयन काल का सूत्र है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। आप देख रहे हो कि पूरे दोनों ही समीकरणों में वेग नहीं आ रहा, तो वेग पर निर्भर नहीं करता। इसी कारण यदि विभिन्न वेगों से मैं दो वस्तुओं को नीचे की ओर गिराऊंगा या फेंकूंगा या प्रक्षेपित करूंगा, तो दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, एक समान होगा। क्लियर बेटा। तो ये तो बात हो गई उड्डयन काल की। तो हम लोगों ने उड्डयन काल निकाल लिया, और उड्डयन काल के सूत्र को मैं एक स्थान पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके पास t इक्वल टू आपके पास आया अंडर रूट 2h अपॉन में g, ये उड्डयन काल का आपके पास में सूत्र आ गया है। नेक्स्ट अपन निकालेंगे क्षैतिज परास। ठीक है, नंबर 2 पे अपन क्या निकालेंगे बेटा, क्षैतिज परास की। क्षैतिज परास क्या हो गई, तो नंबर 2 देखिए, अपन नंबर 2 पे निकालने जा रहे हैं कि क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास निकालेंगे, यानी जिस बिंदु से फेंका जाता है और गंतव्य बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, क्षैतिज परास कहलाती है। यानी उसने क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करी पिंड ने, वो अपन को ज्ञात करनी है, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास अपन कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो क्षैतिज परास निकालने का क्या होता है, सबसे पहले सूत्र
तो मैं क्षैतिज परास निकालने जा रहा हूं, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से S इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्षैतिज दिशा के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए एस एक्स यू एक्स और ए एक्स हो जाएगा। अब चूंकि एस एक्स का मान दे रखा है अपन को आर, क्षैतिज परास क्या दे रखी है बेटा, आर दे रखी है। अच्छा यू एक्स क्या होता है, यू होता है, यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू होता है। और ए एक्स क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू 0 होता है। और एक और बात, टी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूड 2h अपॉन में जी, ये अपन निकाल चुके हैं। इन सभी मानों को इसमें रखेंगे सूत्र में, एस एक्स की जगह आर रखेंगे तो आर इक्वल टू यू एक्स की जगह यू रखेंगे और टी की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूड 2h अपॉन में जी, फिर प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, ए एक्स की जगह 0 और इसकी जगह टी स्क्वायर। ये तो पूरा क्या बन गया 0। तो आपके पास आर इक्वल टू यू अंडर रूड 2h अपॉन में जी। तो क्षैतिज परास का सूत्र आपके पास आ गया, क्या आया, आर इक्वल टू यू अंडर रूड 2h अपॉन जी। तो आपके पास आर इक्वल टू होगा यू अंडर रूड 2h अपॉन जी। तो बेटा क्षैतिज परास का सूत्र आपके पास आ चुका है, क्या आया, यू अंडर रूड 2h अपॉन में जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अभी बेग का मैंने जैसे आपको बेग का जो प्रारंभिक बेग है, यानी बेग जो ऊर्ध्वाधर बेग का जो प्रारंभिक बेग है वो तो आपको पता है, तो अंतिम बेग क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बेग का जो अंतिम बेग है वो क्या होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि पृथ्वी से टकराते समय, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 3 पर, पृथ्वी से टकराते समय बेग का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, तो पृथ्वी से टकराते समय बेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो प्रारंभिक बेग है वो तो क्या है, u बाई इक्वल टू क्या दे रखा आपको 0, आपको क्या करना, b बाई का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, b बाई का मान ज्ञात करना है और t का मान आपको दिया है t इक्वल टू अंडर रूड 2h अपॉन में g, ये दिया है। तो देखो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है कि b इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए बात करते हैं, इसलिए b बाई यहाँ पर u बाई, यहाँ पे क्या जाएगा a बाई, b बाई की जगह b बाई आएगा बेटा, ये तो निकालने जा रहे हैं। u बाई का मान क्या दे रखा है 0 इंटू में u प्लस, तो प्लस a का मान क्या है बेटा g और t का मान क्या है अंडर रूड 2h अपॉन में g। तो b बाई इक्वल टू g को अंदर लेके गया तो अंडर रूड 2h g स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में g से g कट जाएगा, तो b बाई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में अंडर रूड 2gh। तो जो बेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या आ गया, b बाई इक्वल टू अंडर रूड 2gh। क्लियर बेटा, तो बेग का ऊर्ध्वाधर घटक आपके पास आया b बाई इक्वल टू 2gh। अब बेग का ऊर्ध्वाधर घटक आपको पता है b बाई इक्वल टू अंडर रूड 2gh। क्लियर, और प्रारंभिक बेग आपको पता है, प्रारंभिक बेग क्या है आपके पास में, यू एक्स इक्वल टू क्या दिया है, u दिया है। तो मैं यदि निकालना चाहूं कि परिणामी बेग क्या होगा, कि कण का परिणामी वेग क्या होगा, यदि कोई आपसे पूछ ले परिणामी वेग b इक्वल टू, तो अंडर रूड क्या होता है यू एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर। तो b इक्वल टू अंडर रूड यू एक्स का मान क्या है, यू का स्क्वायर प्लस बी वाई का मान क्या है अंडर रूड 2gh।
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2g और h। तो परिणामी वेग आपके पास क्या आएगा कण का कि v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh किसमें अंडर रूट में। तो इस प्रकार से क्षैतिज प्रक्षेप गति ये खत्म होती है। तो क्षैतिज प्रक्षेप गति में हमने उड्डयन काल का सूत्र क्या हुआ बेटा अंडर रूट 2h अपॉन जी, जबकि परास का सूत्र क्या आया u अंडर रूट 2h अपॉन जी। और आपके पास जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या आया अंडर रूट 2gh और परिणामी वेग क्या आया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं ये तो क्षैतिज प्रक्षेप गति की बात होगी। नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है वो तीसरा क्या है कि नत समतल पर प्रक्षेप गति। क्लियर? बेटा तीसरा टाइप है क्या नत समतल पर प्रक्षेप गति। तो नंबर तीसरा है आपके पास नत समतल पर प्रक्षेप गति। तो नत समतल पर प्रक्षेप गति क्या होती है वो देखते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले ये मैंने एक द्विविमीय निर्देश तंत्र बनाया। ये क्या कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र है, ठीक है। तो ये क्या कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र है और एक नत समतल है, यानी किसी थीटा कोण पर उठा हुआ तल, किसी थीटा कोण पर उठा हुआ तल नत समतल कहलाता है। तो ये अल्फा कोण पर उठा हुआ कोई नत समतल है। क्या? अल्फा कोण पर उठा हुआ कोई ये नत समतल है। अब यहाँ से यानी इस बिंदु से कोई एक व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग u से, मैं क्या कह रहा हूँ, एक नत समतल है जो कि क्षैतिज से किसी अल्फा कोण पर है। तो क्षैतिज से किसी अल्फा कोण पर एक नत समतल है। अब कोई व्यक्ति एक प्रारंभिक वेग u से इससे नत समतल पर से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक वस्तु अथवा कण को प्रक्षेपित करता है। तो वो उसका जो पथ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। और किससे करता है वो? प्रारंभिक वेग u से। तो प्रारंभिक वेग u से वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक किसी कण को प्रक्षेपित करता है। तो यदि और वो किसी थीटा कोण पर करता है, इस नत समतल से किसी थीटा कोण पर किसी कण को प्रक्षेपित करता है, तो मैं कहूँगा इस वेग का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा ux और ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा uy। ठीक है, यानी आपके पास आ जाएगा ux इक्वल टू क्या आएगा u cos थीटा, और जबकि uy इक्वल टू आपके पास में क्या आएगा u sin थीटा। ये चीज होगी। यानी नत समतल पर से, यानी किसी थीटा कोण पर या अल्फा कोण पर उठा हुआ कोई नत समतल है। इस नत समतल पर से कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से और किसी थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित करता है, तो उसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। तो मैं कहूँगा इस वेग को यदि मैं घटकों में वियोजित करूँ तो इसका ux क्षैतिज घटक होगा और uy इसका क्या होगा ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो ux इक्वल टू क्या होगा u cos थीटा, और जबकि uy इक्वल टू क्या होगा u sin थीटा। अब मैं कहूँगा इस पर जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव खाओगी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खाओगी नीचे की ओर। तो ये जी की दिशा होगी। अब यदि इसको मैं घटकों में तोड़ूँ तो उसका ये घटक, ठीक है, तो ये अल्फा होगा, ठीक है, तो इसका ये वाला घटक क्या होगा जी कॉस अल्फा, और जबकि इसका ये वाला घटक क्या होगा जी साइन अल्फा। तो उसका जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा जी कॉस अल्फा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक, और वैसे क्या होगा जी साइन अल्फा। तो ये त्वरण है, क्योंकि त्वरण की दिशा क्या होती है सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है बेटा। तो त्वरण की दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। तो मैं कहूँगा इसका जो त्वरण होगा क्षैतिज दिशा में Ex इक्वल टू, ठीक है, तो क्षैतिज दिशा में जो त्वरण होगा Ex इक्वल टू, तो क्षैतिज दिशा में इसका त्वरण Ex इक्वल टू होगा माइनस जी साइन अल्फा। कैसे होगा? क्योंकि साइन अल्फा की दिशा इधर की ओर है और जबकि कण इधर की ओर गति कर रहा है, इसलिए माइनस जी साइन अल्फा। और जबकि ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होगा ए बाई इक्वल टू क्या होगा जी कॉस अल्फा। क्लियर ये होंगे। तो बेटा अब मुझे उड्डयन काल और परास ज्ञात करनी है। तो बस आपको एक काम करना कि यदि आपने तिर्यक प्रक्षेप गति पढ़ी है और आगे यदि आपने उसमें उड्डयन काल के सूत्र निकाले तो उसमें जो उड्डयन काल के सूत्र होते हैं
तो उड्डयन काल के सूत्र में आपको क्या करना है कि जी की जगह जी कॉस एल्फा पुट करना है। क्लियर? जी की जगह क्या करना है आपको, जी कॉस एल्फा पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो यदि उड्डयन काल क्या होता है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। उड्डयन काल क्या होता है बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। चूंकि उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल तिर्यक प्रेक्षक गति में क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो चूंकि आपको यहाँ पे जी को रिप्लेस करना है किससे, जी कॉस एल्फा से, तो आपके पास उड्डयन काल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस एल्फा। क्लियर? उड्डयन काल का क्या सूत्र हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। और जबकि अपन यदि परास के लिए बात करें तो परास के लिए बात करें तो परास क्या होती है, चूंकि परास आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब चूंकि जी को रिप्लेस करता है किससे, जी कॉस एल्फा से, तो जी कॉस एल्फा से करना तो आर इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g कॉस एल्फा। तो आपके पास यदि आपके पास नत समतल पर प्रक्षेप गति आती है तो बेटा उड्डयन काल का सूत्र क्या लिखोगे, जैसे तिर्यक प्रक्षेप गति में उड्डयन काल का सूत्र होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, जबकि नत समतल पर प्रक्षेप गति में क्या लिखोगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा। और यदि परास की बात करें तो परास यहाँ पर क्या होती है, परास होती है तिर्यक प्रक्षेप गति में u का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो जी को रिप्लेस करेंगे जी कॉस एल्फा से, तो आपके पास परास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू यू का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g कॉस एल्फा। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों सूत्रों को डायरेक्टली अपन निकाल लेते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं अपन, तो बेटा आगे बात करते हैं अपन क्षैतिज परास के बारे में कि इसकी क्षैतिज परास किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखो क्षैतिज परास अपन किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो एक बार पहले मैं सूत्रों को लिख लेता हूँ। आपके पास उड्डयन काल का सूत्र है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस एल्फा। क्लियर? और आपके पास परास का सूत्र क्या है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g कॉस एल्फा। क्लियर? अब बात करते हैं क्षैतिज परास के बारे में। तो बेटा क्षैतिज परास के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।